10th क्लास में जब मैं पास हुआ और फर्स्ट आया, पूरी क्लास में फर्स्ट आया, तब घरवालों को मेरा रियल नाम पता लगा जो स्कूल में होता है कि मेरा नाम राम भजन कुमार है और घर पे वो मुझे हरभजन बुलाते थे। तो पहली बार उनका सामना हुआ कि हमारे बच्चे ने कुछ किया है। तो जब पढ़ाई के साथ-साथ मुझे भी मैनेज करना होता था अपना कि पढ़ाई का खर्च निकालूँ क्योंकि धीरे-धीरे खर्चे बढ़ते गए, कॉपी किताब वगैरह भी होती है। तो मैं भी जाने लग गया अपनी मम्मी के साथ काम पे और वहाँ पे मैं पत्थर तोड़ता था। बचपन मेरा बेहद साधारण रहा। माता-पिता मज़दूरी करते थे। दिन देखा नहीं, रात नहीं देखा। जब काम पे चले जाते थे और बचपन में मतलब उनको अवसर ही नहीं मिला कि परवरिश की जाए। जो कपड़े हैं उनके नाम पे अंडरगारमेंट्स ही मिलते थे काफ़ी टाइम तक। कई जगह तो मतलब ऐसा था कि शादी में ज़िद कर रहे हैं पर माँ-बाप दिवा ही नहीं सकते तो फटे पैंट में ही तस्वीरें आ रही है ऐसा। तो ये महसूस किया कई बार और जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े क्योंकि पैसे इतने थे नहीं, टीचर्स की भी सहानुभूति थी, तो किताबें वगैरह वहाँ से मिल जाती थी और फीस भी टीचर्स कर देते थे एडजस्ट। उसकी एवज़ में हमें स्कूल में कुछ झाड़ू-पोछा वगैरह बच्चे जो कर लेते थे, पानी भर देते, तो फीस इससे एडजस्ट हो जाती। इस तरीके से बचपन से ही संघर्षपूर्ण चीज़ें शुरू हुई और घरवालों ने कभी जाके देखा ही नहीं स्कूल में कि पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से भरोसा किया और दूसरे घरवाले इलिटरेट थे, फैमिली में कोई पढ़ा-लिखा था ही नहीं, तो वो जानते भी नहीं थे कि क्या होता है और क्या करना चाहिए। तो 10th क्लास में जब मैं पास हुआ और फर्स्ट आया, पूरी क्लास में फर्स्ट आया, तब घरवालों को मेरा रियल नाम पता लगा जो स्कूल में होता है कि मेरा नाम राम भजन कुमार है और घर पे वो मुझे हरभजन बुलाते थे। तो पहली बार उनका सामना हुआ कि हमारे बच्चे ने कुछ किया है। तो जब पढ़ाई के साथ-साथ मुझे भी मैनेज करना होता था अपना कि पढ़ाई का खर्च निकालूँ क्योंकि धीरे-धीरे खर्चे बढ़ते गए, कॉपी किताब वगैरह भी होती है। तो मैं भी जाने लग गया अपनी मम्मी के साथ काम पे और वहाँ पे मैं पत्थर तोड़ता था। वो पत्थर ऐसे है कि वो चूना पत्थर होते थे और उनको तोड़ते वक़्त चोट लगती थी बहुत क्योंकि उनको देखना पड़ता था ऐसे कि कैसे कहाँ से क्रैक होगा। तो छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत चोट खाता फिर आखिर में धीरे-धीरे मैंने वो उसका ढूँढ लिया कि कौन-सा कमज़ोर पॉइंट है जहाँ ये तोड़ने से और टूट जाएगा। और ऐसा ही मैंने यूपीएससी की अपनी जर्नी में भी किया। 8 प्रयास तक मैंने लगातार प्रयास किया और वो पत्थर आखिरकार ढूँढ लिया, जहाँ से वो तोड़ने से वो टूट जाएगा अर्थात मेरा लक्ष्य मुझे हासिल हो जाएगा। सिपाही की जॉब मेरी शुरू हुई 2009 से और 2022 में जब मैं हेड कांस्टेबल बना, तो ये 13 साल मैंने सिपाही के रूप में ही काटे हैं। तो सिपाही की जॉब है, आसान तो बिल्कुल नहीं होती है। एकदम सबसे जो शुरुआती तौर पे बेस है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है जर्नी और एक फाउंडेशन माना जा सकता है सिपाही को क्योंकि जनता से डील वही करते हैं सीधे, सामने वही दिखते हैं और समस्या फ़िल्टर होके जाती है ऑफिसर्स तक। तो सिपाहियों का जीवन भी मतलब आसान नहीं होता। 8 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी, तो जो ड्यूटीज़ का जो नेचर होता था, वो अलग-अलग ड्यूटी लगती थी। कई बार मैंने गेट पे खड़े होके संतरी ड्यूटी भी करी है और कई बार मैंने कंप्यूटर पे ड्यूटी करी है अंदर, तो उससे हेल्प मिला मुझे सीखने में भी। और अलग-अलग ड्यूटीज़ होती है, अरेंजमेंट पे भी जाना होता है, सड़क पे भी खड़े होना होता है, कई बार विकेट पे लगे आदमी आता है, बदतमीज़ी करके जाता है, लोगों को दिक्कत होती है कि हमें क्यों चेक किया जा रहा है। तो उस चीज़ से काफ़ी वो बहस करते, गालियाँ भी दे के चले जाते, फिर हम शांत रहते कि ठीक है, हमें जो हमारा काम है उस पे फ़ोकस करना है। 2015 से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। मैंने एक संस्था से कोचिंग ली, कोचिंग के पैसे मुझे उधार लेने पड़े। सिपाही की नौकरी में इतना पैसा फिर भी नहीं था कि घर खर्च के साथ-साथ मैं ये सब मेंटेन कर पाता क्योंकि इसी दौरान मेरी 2012 में शादी भी हो गई थी और पहला बेबी भी हो गया था। तो और घरवाली को भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो भी एजुकेट हो और बाद में ऐसा नहीं हो कि मैं खुद आगे बढ़ गया, वो पीछे रह जाए। तो ये सब के कारण मेरा खर्चा काफ़ी बढ़ गया था और तो इतना पैसा नहीं हो पाता। मैंने कहीं से उधार लिया और कोचिंग स्टार्ट की। तो कोचिंग के दौरान मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली वो पर्याप्त नहीं थी। साथ ही साथ डिपार्टमेंट में जो ड्यूटी के साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, उनकी भी काफ़ी परेशानी रही। रात में नौकरी लग रही है तो फिर दिन में नींद भी आ रही है, पढ़ना भी पड़ रहा है, कोचिंग भी जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि ड्यूटी ऐसी आ गई, अरेंजमेंट आ गया जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, तो वो एकदम से आ जाता और क्लास भी छूट जाती। इवन कोचिंग की लास्ट के 1 महीने की क्लास ही छूट गई। तो इस तरीके से चुनौतीपूर्ण माहौल में मैंने कोशिश की। डिपार्टमेंट से काफ़ी सारा सहयोग भी मिला और जैसा कि ह्यूमन बिहेवियर है, कुछ लोगों के ताने भी सुनने को मिले, कहीं से ट्रांसफ़र भी कराना पड़ा। हमारे जो ड्यूटी है उसमें टाइम नहीं होता, तो मैंने वो जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि एकदम से अरेंजमेंट लग गया या लास्ट में छुट्टी नहीं मिलेगी, सबको अपने प्लान में शामिल किया और एक भी दिन बर्बाद किए बिना अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया। 2018 में मुझे प्री में सफलता मिली, पर मैंने प्री के लिए तो अच्छा प्लान बनाया पर मेंस का मेरा प्लान अच्छा नहीं था क्योंकि कभी दिया ही नहीं था। पहली बार ही प्री क्वालीफाई हुआ
और मेंस का मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी मेंस की, तो मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। 27 मार्क्स से मैं उसमें असफल हो गया। बड़ी निराशा हुई, लगा कि यहाँ पहुंच के फिर अब वही मार्गदर्शन का पूरा अभाव, आगे रिटर्न का कोई बता नहीं सकता, कहाँ से करना चाहिए। डिपार्टमेंट की ड्यूटी के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि खुद पढ़ो और या फिर चक्कर काट के पता करो। कोचिंग्स में जा जाके ऐसे कोई बताता भी नहीं है, जब डायरेक्ट लिंक होता है तो बताते हैं। सीनियर्स जो टॉपर्स है वो भी नहीं मिले, तो थोड़ा अपना इधर उधर से कोशिश की, यूट्यूब पे देखा जहां तहां से, और रिटर्न के बारे में प्रैक्टिस शुरू की, आंसर राइटिंग शुरू की। 2018 में मेंस से मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो 2019 में मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया। इस बार दुर्भाग्य से मेरा सीसेट नहीं हो पाया, तो मैंने इसकी कोचिंग ली अलग से और अच्छे से प्रैक्टिस की। 2021 में तैयारी बढ़िया थी, प्री मेंस के दोनों की तैयारी मैंने साथ लेके चली, और जब तैयारी मेरी चरम पे थी, अचानक से जो दुखद चीज है मेरे जीवन की अब तक की, वो घटित हुई। 2021 में जब मैं छुट्टी लेके और तैयारी कर रहा था घर से कुछ ही दूर, वो पापा की डेथ हो गई, और उसमें काफी सारा ऐसा रोल रहा कि मैं 10 किलोमीटर दूर था। अगर मैं घर होता तो हो सकता है मैं उनको बचा सकता था, क्योंकि उनको अस्थमा था और उसके लिए ऑक्सीजन की मशीन तो मैंने घर ला रखी थी, पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए इन केस इमरजेंसी में। वो मैं अरेंज नहीं कर पाया और मुझे सूचना नहीं पहुंच पाई। सुबह तक वो परेशान होते रहे, सुबह जब मैं आया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद मैंने घोर निराशा का सामना किया। मुझे लगा कि जीवन अंधकारमय हो गया है, अब तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी करके भी मैं क्या ही कर लूंगा। जिस आदमी के जीवन में मुझे उजाला लाना चाह रहा था, जिसको मैं सम्मान दिलवाना चाह रहा था, वही मेरे पिताजी रहे नहीं, तो मुझे करना ही क्या है। ड्यूटी करते वक्त भी हर वक्त यही निराशा हावी रहती कि अब जीवन कितना बच गया है और वो बस जीना जीना है, उसको करना ही क्या है। तो फिर मैंने वापस से अपने आप को संतुलित करने की कोशिश की, और फाइनली वो 23 मई का वो दिन था जब मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी आई, जब मेरा सिलेक्शन 667वीं रैंक के साथ यूपीएससी में हो गया। ये सफलता मुझे 8 प्रयासों में मिली है, और 8 प्रयास कम नहीं होते। इस जो 8 वर्षों का जो समय है वो मेरे लिए ठीक से आसान तो रहा नहीं। हर वक्त ऐसे लगा कि छोड़ भी देना चाहिए, कभी दूसरे उंगली उठाते तो लगता कि क्षमता भी है कि नहीं, मूल्यांकन कर लेना चाहिए। कुछ चीजों ने मेरा मार्गदर्शन किया। एक तो मेरा ये मानना है कि अंदर से इरादे मजबूत रखने चाहिए, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती है।